नमस्कार। सीटेड बाल मनोविज्ञान का टॉपिक नंबर 5 का ये भाग 3 है, जो कि मैंने भाग 2 में पिछले जीन पियाजे के संवेदी पेशी अवस्था के उप अवस्थाओं को भी मैंने बता दिया था। अब यहाँ पर आपका भाग नंबर 3 आ जाएगा। टॉपिक थोड़ा बड़ा था क्योंकि इसको मैंने इस प्रकार से बनाया है कि आप 1 से 5 यानी 1 to 5 एंड 6 to 8 जो सीटेड है लोअर और हायर, तो दोनों का जो है अपर लोअर के बच्चे जो है इसको अच्छे से पढ़ सकें। और इतने बेहतर ढंग से बनाया गया है कि इससे आपके पेडागॉजी के क्वेश्चन बाहर के पूछेंगे नहीं, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ ले रहे हो तो। अब इसमें देखिए संवेदी पेशी अवस्था की विशेषताएं मैंने छूट गया था, जो कि मुझे उसी वीडियो में ऐड कर देना चाहिए था। फिर भी मैं यहाँ ऐड करने इसको बताने के बाद ही आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें देखिए इस अवस्था में बच्चे बुद्धि का प्रदर्शन गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा करते हैं, यानी बुद्धि का प्रदर्शन उनका गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा होता है। गत्यात्मक का मतलब जो करके, यानी जो हाथों से अपने शरीर से करने के बाद जो रहता है प्रदर्शन, उसको बोलते हैं गत्यात्मक क्रिया। यानी जो भी उनकी बुद्धि में क्षमता होती है, बुद्धि का विकास होता है, वह अपने शारीरिक गतिविधि के माध्यम से बता देते हैं। संसार के विषय में ज्ञान सीमित रहता है, यानी किसी भी चीज़ को बहुत कम जानते हैं, क्या है कैसे, बस परिवार को पहचानते हैं, क्या चीज़ खाने लायक है क्या नहीं है, इतना भी बेहतर ढंग से वो नहीं जान पाते हैं। उसके बाद तीसरा है बच्चे अपने इंद्रियों के माध्यम से प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं, यानी प्राथमिक अनुभव जो भी स्टार्टिंग का रहता है, जैसे किसी चीज़ को छूना, जल जाना, या कोई भी चीज़ तीखा मीठा, या आँखों से देखना, या स्पर्श करने के माध्यम से जो इनकी इंद्रियां होती हैं, पंचेंद्रियां जो हमारी होती हैं, उसके माध्यम से जो है बच्चे अपने अनुभव को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे आप दिया के सामने बच्चा जब तक दीपक को पकड़ता है, और कब तक पकड़ेगा, जब तक उसे जल नहीं जाएगा तब तक उसको पकड़ रहा है, यानी स्पर्श करेगा, जब उसको दुख होगा तो वो जान पाएगा कि यह खतरनाक चीज़ है। कोई चीज़ खाएगा, कड़वा लगेगा, तीखा लगेगा, तो वो समझ पाएगा कि चीज़ खाने लायक नहीं है। तो उस प्रकार की चीज़ आप जब भी बच्चे के सामने ले जाएंगे नहीं खाएगा। अब आ गया बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी जो भी चीज़ें देखता है वह उसके दिमाग में छप जाती है। इस प्रकार के गुण बच्चे में आ जाते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये विशेषताओं से भी प्रश्न पेडागॉजी में आके कर लेता है। अब आते हैं हम लोग जीन पियाजे द्वारा दिए गए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था करें, यह अवस्था लगभग 2 से 7 साल तक चलती है। अगर 2 से 7 साल अगर ऑप्शन में आ रहा है, जैसे मान लीजिए जन्म से 2 साल इन्होंने कर दिया है पहली अवस्था, ठीक है, उसके बाद 2 से 7 साल का मतलब है कि 2 समाप्त होता है, वहाँ से 7 साल जोड़ा जाता है। आप इसके बारे में कन्फ्यूज मत, ऑप्शन जब आता है अगर 3 से 7 आ रहा है तो 2 का लास्ट जहाँ 3 खत्म हो रहा है ऐसा होगा, तो 2 से 7 ही अक्सर देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए इस अवस्था में संकेतात्मक कार्यों की उत्पत्ति तथा भाषा का प्रयोग होता है, यानी बच्चों में संकेतात्मक, यानी संकेत के माध्यम से बच्चों को आप कोई भी चीज़ मना कर सकते हो, समझा सकते हो, ऐसे ही वो चीज़ें समझने लगते हैं। इस प्रकार की गतिविधि उनमें होने लगती है। और कह रहे हैं भाषा का प्रयोग होता है, यानी और धीरे धीरे वह भाषा का प्रयोग करने, यानी 2 से 7 साल तक भाषा का प्रयोग वह धीरे धीरे बड़े शब्दों का 3 वर्णों को मिलाकर, 4 वर्णों को मिलाकर एक बार वाक्य को बनाना, ये सब चीज़ें ऐसे बड़े शब्दों को बोलना सीखने लगते हैं। इसकी 2 उप अवस्थाएँ हैं। अब इसको देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 उप अवस्थाएँ, एक प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 साल के श्रेणी में है, और अंतर्दर्शी अवस्था 4 से 7 साल है। इसको आप नोट डाउन करिएगा, वेरी वेरी मोस्ट है। और इसके अंतर्गत भी जो क्रिया होती है उसको आपको पेडागॉजी को अगर आपको हल करना है तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। मिलता नहीं जल्दी कहीं पे, काफ़ी ढूंढने के, काफ़ी खोजने के बाद तैयार किया गया है। ये सिर्फ आपके लिए किया गया है ताकि आपका सीटेट में अच्छा नंबर आ सके। इस अवस्था में पियाजे के अनुसार बालक क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों को जानने में रुचि लेता है। अब देख लीजिए, यहाँ है ना, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था बोल देगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस अवस्था में बालक क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों में रुचि रखने लगता है। तो अगर ऑप्शन में आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, यानी अवस्थाओं के बारे में तो यह रहेगा। और अगर आ गया कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत किस में आता है, या ऑप्शन में सारे को दे दिया, अगर इसको नहीं दिया लेकिन इसके अंदर से इसको दे दिया, तो आपको पता ना होगा कि प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था राइट है। और जब आप कर पाओगे, जब इसको बेहतर ढंग से आप अध्ययन किए रहोगे,
तभी आप जान पाओगे, नहीं तो बोलोगे कि यह कहाँ से आ गया। चार ही अवस्थाएं अक्सर अधिकतर बच्चे जो है ना इन चार अवस्थाओं को रटे रहते हैं और अंदर से जब क्वेश्चंस पूछ लेते हैं घबरा जाते हैं कि यह कहाँ से आ गया, इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। अब आ गया देखिए, बड़ों को अनुकरण करने की प्रवृत्ति आने लगती है, यानी जब बच्चे जो है इस अवस्था में आ जाते हैं, किसमें, 2 से 4 साल में, तो बड़े जैसा करते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में बच्चों को खिलाते हैं तो बोलते हैं ना, पापा कैसे करते हैं, मम्मी कैसे डांटती हैं, तो वो बच्चे बताते हैं। तो बड़ों के अनुकरण करने की प्रवृत्ति इनमें बच्चों में आ जाती है। इसलिए आप सभी लोग सावधान रहेंगे कि बच्चे जब इस अवस्था में रहें तो आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, परिवार में चीज़ों को लेकर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है बच्चे कॉपी करते हैं। अब आ गया, इस अवस्था में भाषा का सबसे ज़्यादा विकास होता है, यानी भाषा का सबसे ज़्यादा विकास इसी अवस्था में होता है। तो इस एज में जब बच्चे इस अवस्था में पहुंचते हैं तो हमें अधिकतर जो है बच्चों में भाषा विकास के लिए उनको अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए और अधिक से अधिक उनको उसके लिए प्रोत्साहित करने चाहिए, अधिक से अधिक उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए। यह चीज़ें अध्यापक और अभिभावक दोनों के लिए है। देखिए यहाँ से भी पेडागॉजी के प्रश्न अधिकतर बन सकते हैं। देखिए क्या है ना कि जैसे आप प्रश्नों को बनाना खुद सीखिए कि कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे इतना यहाँ तक आपने पढ़ लिया, अब इसमें से कितनी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आप अपने दिमाग से कल्पना करके आप खुद प्रश्न बनाइए, तो आप बेहतर ढंग से इसके आंसर्स किसी भी प्रकार के प्रश्नों के रूप में दे सकते हैं। अब देखिए आ गया, इसी समय बालक के लिए सबसे समृद्ध भाषाई वातावरण की ज़रूरत होती है। देखिए जो हमने बताया, जहाँ पर बालक को अपनी भाषा के विकास के लिए अधिक अवसर मिल सके, यानी इसी समय जो है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था जो बालक की होती है, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल के बीच की, इस समय जो है बच्चे को अधिक से अधिक भाषाई विकास के लिए अच्छा अवसर और वातावरण मिल जाए तो वह बेहतर ढंग से बोलना सीख जाता है, अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, बातों को बोलना, उसके अंदर धारा प्रवाह बोलने की जो प्रवृत्ति बच्चों में आती है, आता है ना कक्षा में, धारा प्रवाह बोलने की प्रवृत्ति जो है इसी समय आती है। अब आपका देखिए आ गया अंतर्दर्शी अवधि, दूसरा इसमें यह 4 से 7 साल की अवधि है। अब इसमें क्या होती है, अंतर्दर्शी चिंतन ऐसा चिंतन है जिसमें बिना किसी तर्क के किसी बात का कारण वह नहीं बता सकता, यानी अंतर्दर्शी चिंतन वही है। इसमें कह रहे हैं कि यह अवधि ऐसी होती है 4 से 7 साल की जिसमें बिना किसी तर्क के किसी बात का कारण वह नहीं बता सकता, यानी कोई भी कारण, कोई भी समस्या है उसमें तर्क आप करोगे तो उसका दिमाग खुलेगा और उसका कारण वो उस तरीके से नहीं बता सकता। तर्क के साथ किसी बात का कारण नहीं बता सकता कि ये क्यों है, कैसे है, किस लिए है, कैसे कहाँ से आ गया, तो उसको एक्सप्लेन करके आपको समझा नहीं सकता है। बट वो चीज़ें आप हल करने के लिए दोगे तो बच्चे हल कर लेते हैं, बट उनको उस चीज़ को बांट के बताने के लिए बोलोगे तो वहाँ पर वो बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इस प्रकार के चिंतन नहीं आते हैं। तो इस अवधि में अगर बच्चों में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो अध्यापक को, अभिभावक को घबराना नहीं चाहिए। वो ये एज का एक जो है सिम्टम होता है और इस अवधि में सारे बच्चों के साथ, बालक बालिकाओं के साथ होता है। अब देखिए आ गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं, यानी देखिए जो भी चीज़ें आप पढ़ो उसकी विशेषताओं के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसमें से ही प्रश्न करेगा, विशेषताओं से भी प्रश्न कर सकता है। बोल देगा निम्नलिखित में से कौन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं नहीं है या है, तो अगर आप विशेषताएं को पढ़े रहोगे तभी आप हल कर पाओगे। देखिए इस अवस्था में स्मृति और कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है। बच्चों में जो याद करने की क्षमता होती है, धारण करने की, याद करने का मतलब जो भी चीज़ें पढ़कर उसको धारण करने की क्षमता होती है, स्मृति में रखने की, स्टोर करने की, वो, और कल्पना शक्ति यानी किसी चीज़ के बारे में इमेजिन करने की, जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचने की शक्ति विकसित हो जाती है, यानी स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था में अब आ जाएगा जीन पियाजे के अनुसार बालक में किस अवस्था में स्मृति और कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब आ गया इस अवस्था में चिंतन अतार्किक तरीके से होता है, यानी जो बच्चे सोचते हैं, चिंतन करते हैं किसी समस्या को लेकर, वह अतार्किक होता है, यानी एक तार्किक रूप से नहीं होता है, क्रमबद्ध तरीके से नहीं रहता है। वह कहीं से भी उठाकर उसको चिंतन करने लगते हैं, यानी सुव्यवस्थित ढंग से नहीं रहता है, इसलिए बच्चे उस काम को अच्छे ढंग से कर भी नहीं पाते। इस अवस्था में भाषा का प्रयोग परिपक्व हो जाता है, यानी जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें परिपक्वता आ जाती है, यानी भाषाओं को अच्छे ढंग से वह किसी भी वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, बोल सकते हैं, इतनी शक्ति उनके अंदर आ जाती है। इस अवस्था में बालक स्वयं केंद्रित हो जाता है, अर्थात स्वयं को अपने कार्यों में तक ही सीमित कर लेता है, यानी
ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो है बालक क्या है, स्वयं केंद्रित हो जाता है, यानी खुद पर अपने आप में ही वह गुम हो जाता है, अर्थात स्वयं को अपने कार्यों तक सीमित कर लेता है। ठीक है, किसी और पर ध्यान नहीं देता, ना किसी से बोलना चाहेगा आदि, ये चीज़ें प्रवृत्ति आती हैं। अब आपका आ गया, इसके आगे यहाँ पर है, इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करना प्रारंभ कर देता है। यानी इस अवस्था में बच्चे जो रहते हैं आसपास के परिवेश में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, पेड़ पौधे, फल, पुरुष, इंसान और जैसे कुत्ते, जो भी सजीव निर्जीव जो भी चीज़ें होती हैं उनको पहचानने लगता है, उनको नाम वाइज पहचानने लगता है और उनको नाम वाइज पुकारने लगता है और उनके चीज़ों विशेषताओं को जानने लगता है, और वो क्या कह रहे हैं कि उनमें भेद करना भी प्रारंभ कर देता है। जैसे बकरी है, कुत्ते हैं, तो दोनों एक नहीं हैं। पहले जैसे वो समझते थे कि बकरी और कुत्ते एक रहते हैं, उनके भी पूँछ, चार पैर रहते हैं, वो कुत्ते के भी रहते हैं, तो वह थोड़ा सा उनके अंदर दिक्कत होती है समझने में, लेकिन यहाँ वह समझने में समस्या नहीं महसूस करते हैं। अब आ गया, इस अवस्था में अविलोमियता का गुण है ना, अविलोमियता का गुण या बच्चों में रहता है। यानी अविलोमियता का मतलब पलट कर सोचने की शक्ति का अभाव पाया जाता है। यानी जो बच्चे करते हुए आगे जाते हैं और पीछे जो बताई गई चीज़ें रहती हैं उसको वापस जो है स्मृति में लाना और उसको उसके बारे में सोचने का उन बच्चों में अभाव पाया जाता है। अक्सर हम देखते हैं ना, आप जैसे बहुत से अध्यापक नहीं समझ पाते हैं क्लास में जो बच्चों को बताया गया रहता है, उसमें जो है बच्चे बताए गए चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं और बाद में उसी समस्या को हल किए रहते हैं, फिर उसी समस्या को फिर से हल करने के लिए बोलेंगे तो वहाँ उनको दिक्कत महसूस होती है। तो टीचर्स को लगता है कि वह कर नहीं रहा है, ध्यान से देखा नहीं, लेकिन उसमें और अभिभावक भी नहीं समझ पाते हैं तो गुस्सा होते हैं। तो यहाँ बच्चों में अविलोम्यता का अभाव रहता है, यानी वह पलट कर फिर वापस सोचने की शक्ति का अभाव रहता है, वह वापस रिटर्न बैक जाके नहीं उस चीज़ को सोच पाते हैं। तो ये चीज़ें आप समझा करो, अगर आप समझ रहे हैं तो बच्चों के साथ पेशेंस बना के रखेंगे और पॉजिटिव बने रहेंगे। अब आ गया, देखिए, इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनकी संख्या व परिणाम के संदर्भ में सही रूप में समझ नहीं पाते, अर्थात संरक्षण नियम के ज्ञान का अभाव रहता है। यानी इस अवस्था में जो बच्चे रहते हैं वह वस्तुओं को उनकी संख्या व परिणाम के संदर्भ में नहीं समझ पाते, जैसे किलो हो गया, लीटर हो गया और क्वांटिटी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है उसके बारे में समझ नहीं पाते, अर्थात संरक्षण नियम के ज्ञान का अभाव रहता है। इस अवस्था में आ जाएगा, किस अवस्था में संरक्षण नियम के ज्ञान का बच्चों में अभाव रहता है, या आ जाएगा कि एक बच्चा है जो वस्तुओं को उनकी संख्या व परिणाम के संदर्भ में सही रूप से समझ नहीं पा रहा है, तो जीन पियाजे के किस नियम से प्रभावित है, तो यहाँ ये संरक्षण नियम भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। तो सारी चीज़ें पढ़े रहेंगे तो कोई भी ऑप्शन आएगा तो आप पहचान जाएंगे। अब यहाँ देखिए, आत्म केंद्रित भावना का विकास, यानी इसमें बच्चे में क्या रहता है, स्व केंद्रित यानी आत्म केंद्रित भावना का विकास रहता है। वह अपने में ही मशगूल रहते हैं, या कोई भी चीज़ रही तो वो सोचते हैं कि यह सिर्फ हमारे लिए है और किसी के लिए नहीं है। अब देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से बता दिया गया है। 2 से 7 वर्ष, इसमें संकेतात्मक कार्यों और भाषा का प्रयोग की अवस्था, इसे भी बोलते हैं संकेतात्मक कार्यों और भाषा प्रयोग की अवस्था। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व प्रत्ययकाल या प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष, अंतर्दर्शी अवधि 4 से 7 साल। अब इसमें देखिए, इसमें इतनी विशेषताएं रहती है, क्या क्या है, खोज की अवस्था, क्यों तथा कैसे प्रश्नों के उत्तर, ये क्वेश्चन से आंसर दोनों बन सकते हैं। खोज की अवस्था, क्यों तथा कैसे प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास, अनुकरण की प्रवृत्ति। इस समय बच्चे प्रश्न ज़्यादा करते हैं तो उनको जब तक वह संतुष्ट ना हो तब तक उनको डांटना नहीं चाहिए, अध्यापक और अभिभावक को उनको संतुष्ट करना चाहिए। अनुकरण की प्रवृत्ति भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण, यह अवधि भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। फिर आ गया, आत्म केंद्रितता की भावना इस समय रहती है। जीववाद की भावना का विकास, यानी जीव सजीव निर्जीव के बारे में जानने लगते हैं, सारी चीज़ों के बारे में समझने लगते हैं। अब आ गया अंतर्दर्शी अवधि 4 से 7 साल। अब इसमें देखिए, अतार्किक चिंतन, बिना किसी तर्क के किसी बात को स्वीकार कर लेना, यानी कोई भी बात अगर रही है तो उसको स्वीकार ले, तो उसको तर्क नहीं करते। जैसे आपने बोल दिया कि
हाथी उड़ता है तो वह आपसे डिस्कस नहीं कर पाते हैं, वह मान लेते हैं कि हाथी उड़ सकता है ऐसा। हाँ, मैं वो एक उदाहरण जैसे बता रहा हूँ, कोई ऐसा वर्ड आपने तो वो यहाँ इस प्रकार के जो है तर्क नहीं कर पाते बच्चे। जोड़ घटाना गुणा व भाग की समस्याओं का समाधान करना तो बच्चों में थोड़ा थोड़ा आ जाता है, यानी वह हल कर सकते हैं, जोड़ को जोड़ सकते हैं, छोटे छोटे डिजिट अंकों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, दो दो तीन तीन डिजिट वाले। अब देखिए, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुओं पर आधारित चिंतन करना, यानी इस अवस्था में बच्चे जो सामने दिखाई देता है उस पर ही चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं उनके बारे में, बाकी अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते, ऐसी क्षमता नहीं आई रहती। यह चीज़ें अध्यापक और अभिभावक दोनों लोगों को समझना चाहिए। बच्चों को शिक्षित करते समय, किसी भी चीज़ को बताते समय इसी प्रकार के वातावरण को उनको हमेशा क्रिएट करना चाहिए बच्चों के सामने। विचार प्रक्रिया की अविलोम्यता, वही अविलोम्यता मतलब पीछे जाकर समस्याओं को सोचने की शक्ति जो है बच्चों में यह नहीं रहती, विचार प्रक्रिया में अविलोम्यता रहती है। अब आ गया देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इनकी जो कि तीसरी अवस्था है। अब इसको भी आप देख लीजिए, वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि आज ये कंप्लीट ही हो जाए। यह अवस्था थोड़ा फास्ट चलूँगा, थोड़ा आप लोग ध्यान देते रहिएगा। यह अवस्था 7 से 12 तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे अतार्किक चिंतन उनके संक्रियात्मक विचारों का स्थान ले लेता है, यानी अतार्किक चिंतन के बाद वह संक्रिया के माध्यम से क्रिया करके वह क्रमबद्ध तरीके से करने लगते हैं, ऐसा हो जाता है, बच्चों में विचारों का विकास हो जाता है। जोड़ घटाना गुणा भाग आसानी से कर लेते हैं, जो कठिनाई से करते थे उसके बाद आसानी से करने लगते हैं, तीन तीन डिजिट वाले अंकों के साथ। अब उसके बाद इस अवस्था में अगर उसे शाब्दिक कथन के आधार पर मानसिक क्रियाओं को करने को कहा जाए तो वह नहीं कर पाता है, यानी किसी काम को मानसिक क्रियाओं को शाब्दिक कथन के बोल बोल कर करने के लिए कहा जाए तो वह नहीं कर पाता है, यानी उसको बोल के समझा कर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में विलोमता में बालक सक्षम हो जाता है, यानी पीछे जाकर समस्याओं को सोचने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, किस में अविलोम्यता खत्म होती है तो यहाँ पर आ जाएगा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। भौतिक वस्तुओं का संरक्षण बालकों के मानसिक प्रक्रिया एक अंग बन जाता है, यानी भौतिक वस्तुओं का संरक्षण और बालकों के मानसिक प्रक्रिया का एक अंग बन जाता है। यानी जो भी भौतिक वस्तु उनके आसपास पेड़ पौधे जीव जंतु आस पड़ोस दोस्त जितने भी हैं उनका संरक्षण, उनकी देखभाल, उनके बारे में समझना, ये सारी चीज़ें उनके मानसिक प्रक्रिया का एक अंग बन जाता है, वह दिमाग में फीड कर लेते हैं। अब आगे आ गया, इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्रमबद्धता अर्थात विभिन्न वस्तुओं को क्रमबद्धता, यानी विभिन्न वस्तुओं को क्रम में रखकर सोचने की शक्ति उनमें आ जाती है। अब आपका आ गया यहाँ पर अर्थात उनके आकार व भार आदि की दृष्टि से अलग अलग करना तथा छोटे से बड़े क्रम में वर्गीकरण, यानी आरोही है ना, आरोही क्रम में, छोटे से बड़े आरोही क्रम में करने के ढंग, यानी कौन सा सबसे छोटा है, बड़ा है, उसके बाद बड़ा है, क्रमबद्ध तरीके से इस तरीके से करने, और कौन सा अब बड़ा है, फिर कौन सा सबसे वजन है, भारी है, ये सब चीज़ें उसमें फ़र्क समझना बच्चों में आ जाता है। वर्गीकरण करना, अलग अलग डिवाइड करना, ऐसी क्षमता बच्चों में आ जाती है। तो इसीलिए बच्चों को क्लास में इसी प्रकार के जो है क्वेश्चंस और समस्याओं को उनके सामने रखना चाहिए। अब कह रहे हैं इस अवस्था के दौरान बालक अंश तथा पूर्ण दोनों के संबंध में विचार करना प्रारंभ कर देता है, यानी अंश क्या होता है और पूर्ण क्या होता है, यानी एक पूर्ण एक बड़ा वृक्ष है और उसके अंश यानी उसके टहनी है, तने, पत्ते, जड़, ये सब चीज़ें जो अंश हैं उसको दोनों में संबंध में विचार करना प्रारंभ कर देता है, यानी थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। अर्थात बालक वस्तुओं को कुछ भागों में बांटकर उन भागों की समस्या समाधान तार्किक ढंग से कर सकता है। अर्थात इस अवस्था में बच्चे किसी भी बड़ी वस्तु को या किसी बड़ी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर कुछ हद तक उसका समस्या समाधान तार्किक ढंग से करने की क्षमता आ जाती है। इस अवस्था में बालक में आत्मकेंद्रिता की भावना खत्म होकर दूसरी तरफ जाने लगती है, यानी ये देखिए यहाँ पर ये बहुत मोस्ट है, बच्चे में इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में आत्मकेंद्रिता की भावना खत्म हो जाती है। जैसे कोई भी चीज़ है तो बांट के भी खाना प्रारंभ कर देगा और किसी दूसरे को भी दे सकता है, जो कि उस समय नहीं कर सकता था, और सबसे बातें भी करने लगता है, दोस्तों के साथ खेलने लगता है, और कह रहे हैं कि अर्थात बालक में सामाजिकरण के विकास की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ देखिए यह भी क्वेश्चन बनता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस अवस्था में बालक
में सामाजिकरण का विकास की शुरुआत होती है। तो आप ये पढ़े रहेंगे तो बता देंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में सामाजिकरण का विकास की शुरुआत स्टार्ट हो जाती है, इन्होंने कहा है अपने सिद्धांत के शोध के अनुसार। अब देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 12 वर्ष है। इसमें देखिए क्या क्या मोस्ट है, इसको भी मैंने डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा आसान कर दिया है। मूर्त व ठोस वस्तुओं के संबंध में तार्किक चिंतन की योग्यता, जो कि मैंने भार, आकार और आरोह क्रम में जो बताया था। मापने, तौलने और गिनने की योग्यता। 3 मानसिक योग्यताएं में निपुणता, यानी इस अवस्था में 3 मानसिक योग्यताओं में निपुणता आती है। पहला संरक्षण का सिद्धांत, संबंध, वर्गीकरण, यानी बच्चे चीज़ों को बांट सकते हैं, संबंध जोड़ सकते हैं और संरक्षण किसी चीज़ को एक साथ परिवर्तित कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके देख लेंगे। किसी वस्तु की मात्रा पर उसके आकार में परिवर्तन करने या उसको हिस्सों अथवा टुकड़ों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वो उनको समझ में आ जाता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस उनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। अब यहाँ आ गया किसी वस्तु या वस्तुओं को उनकी विशेषताओं, ऊंचाई, भार, लंबाई आदि के आधार पर क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित करने की क्षमता बच्चों में आ जाती है, यानी संबंध एक दूसरे से जोड़कर व्यवस्थित करने का। वर्गीकरण का मतलब वस्तुओं के गुण के आधार पर वर्गों या उपवर्गों में बांट पाने की क्षमता, यानी कौन छोटा है, बड़ा है, कौन खट्टा, मीठा, ये सारी चीज़ें, जैसे कोई भी चीज़ें उसमें फ़र्क समझना बच्चे जानने लगते हैं। और इसी अवस्था में बच्चे में विलोम्यता, तार्किक गुणता, यानी जो भी बच्चों में विलोम्यता आ जाती है, यानी पलट कर सोचने, समस्याओं को पीछे जाकर सोचने की शक्ति आ जाती है और तार्किक चिंतन करने की शक्ति भी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे, यानी क्रमबद्ध वाइज चिंतन करने की शक्ति स्टार्ट हो जाती है। अब आपका आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताओं को भी आपको पढ़ना जरूरी है, जो कि इसमें से कुछ चीज़ें पीछे मिलेंगी जो आप समझ चुके हैं। आप देखिए, इस अवस्था में आत्म केंद्रित विचारों में न्यूनता आने लगती है, यानी बच्चे आत्म केंद्रित से बहिर केंद्रित हो जाते हैं, यानी बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं, सबके साथ, दोस्तों के आस पड़ोस के साथ घूमने लगते हैं, सबसे बोलने, बातें करने लगते हैं और दूसरों से कोई भी चीज़ खिलौने बांट कर खेलना, खिलौने तो उससे दूर रहने लगते हैं और इसे कोई भी चीज़ शेयर करके खाना, ऐसे हो जाता है। इस अवस्था में मूर्त समस्याओं को समाधान का बच्चे ढूंढने में सक्षम हो जाते हैं, यानी जो भी मूर्त चीज़ें होती हैं, समस्याओं को, जो मूर्त का मतलब होता है जो सामने प्रत्यक्ष रूप से समस्या दिखती है उसको देखकर उसका समाधान करने और उसके समस्याओं और उपायों को ढूंढने में बच्चे सक्षम हो जाते हैं, किंतु अमूर्त समस्याओं के विषय में वे नहीं सोच पाते, यानी जो चीज़ें आप उसके बच्चे के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, उसको बिना देखे आप समस्याओं को हल करने के लिए बोलेंगे तो बच्चों में ये शक्ति अभी तक नहीं आई रहती है, यानी 7 से 12 साल तक। अब यहाँ देखिए, इस अवस्था में भी चिंतन में क्रमबद्धता की कमी रहती है, यानी कुछ हद तक चिंतन में क्रमबद्धता की कमी रहती है। वह चिंतन सीरियल वाइज नहीं कर पाते, क्रम वाइज नहीं कर पाते किसी समस्या को लेकर, जिससे वह आसानी से हल हो सकता है। इस अवस्था में बच्चे गणित पढ़ने और गिनती करने में रुचि लेने लगते हैं, यानी जो गणित होती, जोड़, घटाव, भाग, ये सब है ना, और गिनती क्रम वाइज, आरोह क्रम में, ये सब चीज़ें में रुचि लेने लगते हैं। दो वस्तुओं में कौन छोटी और कौन बड़ी है, इस प्रकार के संबंध बच्चे समझने लगते हैं, जो कि हमने पीछे बता दिया आपको। इस अवस्था में विलोम्यता और संरक्षण के नियम का ज्ञान हो जाता है बच्चों में, यह भी आपको पीछे हमने बता दिया। इस अवस्था में बच्चे यथार्थवादी और अधिक व्यवहारिक हो जाते हैं। यथार्थवादी मतलब चीज़ों को समझना, नैतिक अनैतिक चीज़ों को, और किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से या कोई भी वस्तु है उससे तालमेल कैसे बैठाना चाहिए, ये सब चीज़ें शक्ति उनमें आने लगती है। अब आ गया आपका टॉपिक पॉइंट नंबर 4, जो कि आखिरी है इनका। कह रहे हैं औपचारिक संक्रिया अवस्था, यानी यह संज्ञानात्मक विकास की सबसे अंतिम अवस्था है, जो कि 12 से 15 साल की होती है। इसको किशोरावस्था भी बोलते हैं। अब यह भी प्रश्न कर सकता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, किशोरावस्था कौन सी अवस्था को कहा गया है, तो औपचारिक संक्रिया, यानी 12 से 15 साल, आप जानिए 12 से 18 साल की अवस्था को किशोरावस्था बोलते हैं, यानी इस समय जो है बच्चे किशोरावस्था में इंटर कर जाते हैं। अब देखिए, इस अवस्था में बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। बालकों में जो अमूर्त बातें होती हैं, जो सामने नहीं होती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होती हैं, उसमें संबंध के साथ तार्किक चिंतन करने की क्षमता आ जाती है। अब आगे है, यह अवस्था किशोरावस्था होती है। बच्चे वर्तमान, भूत, भविष्य में अंतर को समझने लगते हैं, समस्या का समाधान सुव्यवस्थित ढंग से करने लगते हैं। इस अवस्था में बालक परिकल्पनाएं बनाने के योग्य हो जाते हैं
और कह रहे हैं कि चीज़ों की व्याख्या करता है तथा व्याख्या के आधार पर निष्कर्ष भी निकालने लगता है। इस अवस्था में बालकों में बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध हो जाता है। इस अवस्था में बालक एक साथ एक से अधिक बातों को समझने तथा उसका विचार करने में समर्थ हो जाता है। इस अवस्था में बालक आलोचक बन जाता है, यानी अपने आप को खुद अपनी आलोचना अवलोकन करना, अपनी गलतियों में सुधार करना, हमें क्या करना क्या नहीं करना, इस प्रकार की शक्ति बच्चों में आ जाती है और उनमें बच्चों में नैतिकता विकसित हो जाती है। फिर आपका आगे आ गया, अब यह समाप्त हो गया आपका टॉपिक यहाँ पर। अब देखिए आगे रह गया आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था देखिए 12 से 15 वर्ष है। चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। समस्या समाधान क्षमता का अधिक से अधिक विकास हो जाता है। अमूर्त तथ्यों के संबंध में तार्किक चिंतन की योग्यता आ जाती है। प्रतीकात्मक शब्दों, रूपकों, उपनामों आदि का बोध हो जाता है बच्चों में। अब देखिए सब हो गया। फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ। कभी कभी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पूछ लेता कि निम्नलिखित में से इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या निहितार्थ है, क्या अर्थ है, तो आपको बताना पड़ता है एक अध्यापक के लिए। देखिए बच्चों की चिंतन प्रक्रिया अवधान केंद्रित होना चाहिए, यानी बच्चों में जो भी चिंतन प्रक्रिया है वह कैसी होनी चाहिए, अवधान केंद्रित होनी चाहिए, यानी फोकस, यानी किसी एक चीज़ पर, किसी भी वो चीज़ पर, काम पर जो भी उनकी चिंतन प्रक्रिया है वह होनी चाहिए। तब जाके बच्चे उस चीज़ को अच्छे ढंग से कर पाते हैं, उसमें सफल हो पाते हैं, उस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। दूसरा हो गया बच्चों द्वारा किसी प्रश्न या समस्या पर दी गई प्रतिक्रिया या उत्तर की सत्यता जांच करने के अतिरिक्त शिक्षक को बच्चों के द्वारा समस्या या प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने में प्रयोग लाई गई प्रक्रिया को समझना चाहिए। यानी जो बच्चों को आप प्रश्न दिए हैं या किसी भी समस्या को उनके सामने रखे हैं, उसको जब बच्चे हल किए हैं, जब आप उसकी जांच कर रहे हैं, तो जांच करने के अलावा भी शिक्षक को यह भी जानना चाहिए कि बच्चा उस चीज़ को हल करने के लिए क्या है, कौन कौन सी प्रक्रिया को प्रयोग किया है, उसको भी देखना चाहिए। अगर कोई ऐसी नई यूनिक प्रक्रिया को प्रयोग किया है तो उसको आपको प्रोत्साहित करना चाहिए और उसको आपको समझाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ नई है। और अब हो सकता है बच्चे के माध्यम से भी आपको नई आइडिया आ सकती है। ठीक है। शिक्षक को विद्यार्थियों को स्वक्रिया द्वारा ज्ञान या अनुभव ग्रहण करने की गतिविधियों में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। यानी इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में क्या कहा कि बच्चे खुद ब खुद अपने हिसाब से सीखते हैं। अब उसके हिसाब से जो है यहाँ पर उनमें क्या है, शिक्षक को एक कक्षा में बच्चों को किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए, उनको किसी भी समस्या को हल करने के लिए स्वक्रिया द्वारा ज्ञान एवं अनुभव ग्रहण करने की गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग दिलाना चाहिए, ताकि वह चीज़ों को अच्छे से समझ सके और वह खुद उस चीज़ को हल कर सके, उसमें जो भी संज्ञानात्मक विकास अधिक से अधिक विकसित हो सके। अब आगे है विद्यार्थियों के सीखने में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होनी चाहिए। यानी विद्यार्थियों की जो सीखने की क्रिया होती है उसमें एक शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में सिर्फ उसके साथ साथ पीछे पीछे चलना चाहिए, जहाँ पर वह भटकता है उसका मार्ग से प्रशस्त कर देना चाहिए, बाकी और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जीन पियाजे ने जैसा कहा है, विद्यार्थियों का कार्य प्रक्रिया में कोई दिशा निर्देश या कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिसमें उनके कार्य करने की स्वायत्तता और आत्मविश्वास प्रभावित हो। वही मैंने जो बता दिया। अब कह रहे हैं विद्यालय में या कक्षागत परिस्थितियों में विद्यार्थियों को शैक्षिक खेलों द्वारा अधिगम कराया जाना चाहिए। यानी देखिए जीन पियाजे ने कहा है कि खेल के माध्यम से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। ये नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं, जिसके कारण जो है बच्चों को विद्यालयों में अध्यापक को क्या चाहिए, कक्षागत परिस्थितियों में विद्यार्थियों को, यानी कक्षा के अंदर, विद्यालय के अंदर कहीं भी आप जो है शैक्षिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए, शैक्षिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए खेलों द्वारा अधिगम कराया जाना बहुत ज़रूरी है, खेल खेल के माध्यम से। अब देखिए ये चीज़ें क्या है, पियाजे ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि खेल द्वारा बच्चों में संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। ये चीज़ें नोट डाउन करना, जानते रहना आप। कभी कभी आ जाता है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास खेल द्वारा होता है, तो निम्नलिखित में से ऐसे दे देगा। तो जीन पियाजे जी ने कहा है, किसी कठिन व जटिल विषय या प्रकरण या पाठ के शिक्षण के लिए शिक्षक को अधिगम सहज बनाने हेतु पूर्ववर्ती संज्ञानात्मक अनुभव से संबंधित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए प्रकरण या पाठ की व्याख्या की जानी चाहिए। देखिए वैसे हम सभी शिक्षक के लिए, जितने भी जो बच्चे बीएड करके
टीचिंग लाइन में आए हैं या आना चाहते हैं, या शिक्षकगण जो शिक्षा कार्य में तत्पर हैं और कार्यरत हैं, उन सभी के लिए है। ये देखिए क्या करें, किसी कठिन व जटिल विषय या प्रकरण को, यदि आप क्लास में गए, कोई कठिन विषय टॉपिक है आपका, उस प्रकरण या पाठ के शिक्षण के लिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे ढंग से सीख सकें, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को अधिगम सहज बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए पूर्ववर्ती संज्ञानात्मक अनुभव से संबंधित उदाहरणों का प्रयोग, यानी जो बच्चे पहले अनुभव ले चुके हैं, सीख सकें, उनके अंदर संज्ञानात्मक विकास उससे संबंधित है, उस प्रकार के संबंधित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए बच्चों के सामने प्रकरण या पाठ की व्याख्या की जानी चाहिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। ये रहा आपका टॉपिक नंबर 5 का संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।